चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए तो आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। हेलो मेरे दोस्तों, अगर आप एक सैलराइड एम्प्लॉय है और अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो चांसेस है कि आपका ईपीएफ ज़रूर कटता होगा। अब इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन आपकी सैलरी से होता है और कुछ कंट्रीब्यूशन आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। ऑल्दो ये आपके सीटीसी का ही यानी कॉस्ट टू द कंपनी का ही हिस्सा होता है, लेकिन आपका एम्प्लॉयर भी कुछ कंट्रीब्यूशन ईपीएफ की तरफ ज़रूर करता है। अब कई लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि ये ईपीएफ का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, लेकिन दोस्तों ट्रस्ट मी, ईपीएफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हो और करोड़ों रुपए आप टैक्स फ्री जो है इसमें अक्यूमुलेट कर सकते हो, जो कि आज मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो से। तो इस वीडियो में आज हम क्या क्या समझेंगे ईपीएफ के बारे में। सबसे पहले तो हम समझेंगे व्हाट इज ईपीएफ, फिर हम समझेंगे हाउ इज ईपीएफ कंट्रीब्यूशन कैलकुलेटेड, फिर हम समझेंगे कि ईपीएफ के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, उसके बाद हम समझेंगे कि आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग ईपीएफ के जरिए कैसे कर सकते हो, उसके बाद हम समझेंगे हाउ इज ईपीएफ विड्रॉल टैक्स्ड, उसके बाद हम समझेंगे कि कौन से सिचुएशंस में आप ईपीएफ से अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हो, और आखिर में हम समझेंगे व्हाट इज वीपीएफ। तो दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। तो दोस्तों सबसे पहले तो चलिए इस छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपका जो ईपीएफ का कैलकुलेशन है वो कैसे होता है। लेट अस गो टू द स्क्रीनशॉट। अब देखिए दोस्तों, इस स्क्रीनशॉट के अनुसार हमने दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है कि अगर किसी इंसान की सैलरी 15,000 से कम है तब कैलकुलेशन कैसे होता है, और अगर किसी इंसान की बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस मिला के अगर 15,000 से ज़्यादा है तब कैलकुलेशन कैसे होता है। डोंट वरी, मैं आपको ये पूरा जो कैलकुलेशन है बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अब जब किसी इंसान का बेसिक प्लस डीए 15,000 से कम है, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में मान के चलते हैं कि राम का बेसिक प्लस डीए है 14,000 रुपीज़। अब यहाँ पर 12% कंपल्सरी है कि वो अपनी सैलरी से उसे कंट्रीब्यूट करना ही होगा टुवर्ड्स ईपीएफ, विच मीन्स कि 14,000 का 12% विच इज अराउंड 1,680 रुपीज़ वो कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स ईपीएफ। लेकिन उसके एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर उसका जो एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूट करेगा 3.67% ऑफ हिज बेसिक प्लस डीए टुवर्ड्स द ईपीएफ, जो है करीब 513 रुपीज़, और यहाँ पे 8.33% जो है वो उसका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स ईपीएस विच इज एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, तो वो बनता है 1,166.20, विच मीन्स कि टोटल अमाउंट जो राम का ईपीएफ की तरफ जाएगा वो होगा उसके एम्प्लॉयर का 513 रुपीज़, और उसका खुद का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 1,680 रुपीज़, विच इज टोटल ऑफ अराउंड 2,193 रुपीज़। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आपकी सैलरी यानी बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस अगर 15,000 के ऊपर है तब भी आपका 12% तो जाना ही जाना है टुवर्ड्स द ईपीएफ, लेकिन जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से जाएगा। अब यहाँ पर भी 3.67% यानी कि मान के चलते हैं लक्ष्मण की सैलरी है 40,000 रुपीज़, विच मीन्स कि उसके सैलरी का 12% यानी 4,800 रुपीज़ उसका कंट्रीब्यूशन होगा। अब यहाँ पर उसका एम्प्लॉयर भी 3.67% ही कंट्रीब्यूट करेगा, विच इज़ 1,468 रुपीज़। लेकिन अब यहाँ पे जो ईपीएस का कंट्रीब्यूशन है दैट इज मैक्सिमम ऑफ अप टू 1,250 रुपीज़ ओनली पर मंथ, विच मीन्स कि 40,000 रुपीज़ का 8.33% बनता है 3,332 रुपीज़। लेकिन इस 3,332 रुपीज़ में से सिर्फ 1,250 रुपीज़ ही जो है लक्ष्मण का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स ईपीएस, यानी जो बचा हुआ पैसा है 3,332 माइनस 1,250 रुपीज़, वो यानी 2,082 रुपीज़ जो बैलेंस अमाउंट है वो
लक्ष्मण का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा लक्ष्मण के ईपीएफ की तरफ ही। तो आइए देखिए अभी कैलकुलेशन कैसे बैठता है। लक्ष्मण का जो कंट्रीब्यूशन है वो बनेगा 12% ऑफ 40,000 रुपीज विच इज अराउंड 4,800 रुपीज, और जो लक्ष्मण का एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूट करेगा 1,468 विच इज 3.67% प्लस जो बैलेंस अमाउंट बचता है 1250 ईपीएस में डालने के बाद वो है 2,082 रुपीज। यानी टोटल कंट्रीब्यूशन जो लक्ष्मण का एम्प्लॉयर अब डालेगा ईपीएफ में लक्ष्मण के बिहाफ पे वो होगा 3,550 रुपीज, विच मीन्स कि अब लक्ष्मण का जो कि उसकी सैलरी 15,000 के ऊपर है, यहां पर लक्ष्मण का टोटल कंट्रीब्यूशन बनेगा 8,350 रुपीज। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो ईपीएफ की तरफ जाता है। तो आइए अब समझते हैं सबसे जरूरी बात कि ईपीएफ की मदद से आप एक अच्छा खासा रिटायरमेंट कॉर्पस कैसे बना सकते हैं। लेट अस लुक एट द स्क्रीनशॉट नंबर 2। तो दोस्तों चलिए अब हम लक्ष्मण का ही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि उसकी 40,000 की जो बेसिक सैलरी है, बेसिक प्लस डीए, और उसी के एग्जाम्पल के अनुसार जितना उसका कंट्रीब्यूशन होता है ईपीएफ में, उसकी मदद से वो एक अच्छा खासा रिटायरमेंट कॉर्पस कैसे इकट्ठा कर सकता है। तो देखिए दोस्तों इस स्क्रीनशॉट के अनुसार हमने जैसे कि पहले भी समझा कि लक्ष्मण का टोटल कंट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग एम्प्लॉयर एंड उसका खुद का कंट्रीब्यूशन हो रहा है 8,350 रुपीज। अब दोस्तों इस स्क्रीनशॉट में आगे कुछ समझे उसके पहले हमारा यह समझना जरूरी है कि ईपीएफ में आज के डेट में इंटरेस्ट कितना मिलता है और ईपीएफ का जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट कैसे होता है। तो सबसे पहले तो ईपीएफ का आज के डेट का अगर हम इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो दैट इज 8.5%। एंड द विड्रॉल, हम विड्रॉल को आगे भी हम समझेंगे, लेकिन अगर आप इसे रिटायरमेंट के समय पे अगर आप इसको विड्रॉ करते हो तो इसका विड्रॉल बिल्कुल भी टैक्स फ्री है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। एंड 8.5% इज कंपाउंडेड मंथली, लेकिन ईपीएफ का जो आपका इंटरेस्ट अक्यूमुलेट होता है उसे आपके ईपीएफ में एट द एंड ऑफ द ईयर ऐड किया जाता है। तो लेट अस लुक एट द स्क्रीनशॉट कि अगर लक्ष्मण चाहे तो कैसे एक बहुत बड़ी रकम अक्यूमुलेट कर सकता है ईपीएफ की मदद से। लेट्स गो अहेड। तो अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों उसका टोटल कंट्रीब्यूशन हो रहा है 8,350 रुपीज पर मंथ, जो कि उसका और उसके एम्प्लॉयर का मिला के है। अब अगर हम देखें, हम ये अजम्पशन लगा लें कि अगर लक्ष्मण की बेसिक प्लस डीए अगर 5% से बढ़ता है हर साल, तो देखिए उसका जो कंट्रीब्यूशन है पहले 12 महीनों में हो जाएगा 1,04,000, फिर अगले 12 महीनों में उसका कंट्रीब्यूशन होगा 8,700, जिससे कि उसकी टोटल वैल्यू अक्यूमुलेट होगी करीब करीब 2,22,000। अब ऐसे करते करते अगर लक्ष्मण यहाँ पे कोई भी विड्रॉल नहीं करता है तो आप ऑब्जर्व करोगे जबकि लक्ष्मण 55 ईयर्स का हो जाएगा, विच इज आफ्टर 31 ईयर्स लक्ष्मण के ईपीएफ अकाउंट में अक्यूमुलेट होंगे करीब करीब 2,51 लाख रुपीस, जो कि उसकी रिटायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन साबित हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगा कि कई लोगों को मैंने देखा है कि जब वो अपना जॉब चेंज करते हैं तो वो ईपीएफ का अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि जब भी आप जॉब चेंज करते हो तभी आप ईपीएफ का अमाउंट विड्रॉ मत कीजिए, आप जो है उसको ट्रांसफ़र करवा लीजिए अपने नए एम्प्लॉयर के पास। तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा और आपका जो कंपाउंडिंग है वो होते रहेगा और आपको एक बहुत मोटी रकम मिल सकती है आपके रिटायरमेंट के समय पे। तो दोस्तों अभी हम समझते हैं कि जब आप ईपीएफ से विड्रॉल करते हैं तो विड्रॉ करते समय आपको टैक्स कैसे लगता है। लेट अस लुक एट दी स्क्रीनशॉट्स नाउ। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे अगर आप ईपीएफ के विड्रॉल को कंटिन्यूअस 5 इयर्स की सर्विस के बाद अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपको उस विड्रॉल के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। दैट इज द रूल नंबर 1। यानी कोशिश कीजिए कि आप कभी भी ईपीएफ का विड्रॉल अगर कर भी रहे हैं तो एटलीस्ट आपकी 5 साल की कंटिन्यूअस सर्विस होनी ही चाहिए। अब कई लोगों के मन में ऐसा होगा कि अगर हमने पहले एम्प्लॉयर्स के साथ काम किया है, मान लीजिए मैंने पिछले एम्प्लॉयर के साथ सिर्फ जो है 3 साल ही काम किया और मैंने दूसरे एम्प्लॉयर के साथ 2 साल ही काम किया, तो क्या ये ऐसे कंसिडर किया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, इसको भी 5 इयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस ही काउंट किया जाएगा एज फार एज आपने बीच में कोई ब्रेक नहीं लिया है और आपके ईपीएफ में कंटिन्यूसली जो है कॉन्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। तो ये एक कंडीशन होती है जो कि कई लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है। अब अगर आपने 5 साल के बाद विड्रॉल किया 5 इयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, लेकिन अगर आप 5 साल के पहले विड्रॉ करते हैं तो टैक्सेशन कैसे बनेगा? देखिए दोस्तों इसमें 4 हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा होता है कि
आपका कंट्रीब्यूशन यानी आपका प्रिंसिपल अमाउंट, फिर आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे अक्रू हुआ इंटरेस्ट, फिर एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो, और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे अक्यूमुलेट हुआ इंटरेस्ट। तो जब आप 5 साल से पहले निकालते हैं तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट का कंट्रीब्यूशन है, लेट अस लुक एट द स्क्रीनशॉट, आपका जो प्रिंसिपल का जो कंट्रीब्यूशन है उस पर कोई भी आपको टैक्स नहीं देना होता है, बिकॉज दैट इज योर मनी जो आप विड्रॉ कर रहे हो। लेकिन आप जब अपना ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आप उसे एटीसी में दिखा सकते हो, जो कि 1.5 लाख का लिमिट होता है, उसे दिखाकर आप अपने टैक्स की लायबिलिटी कम कर सकते हो। तो अगर आपने पिछले सालों में एटीसी में अपने ईपीएफ को दिखाया है और अगर आप 5 साल से पहले इसे विड्रॉ करते हैं तो आपको उस साल में थोड़ी ज़्यादा टैक्स भरनी पड़ेगी। लेकिन अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट की। तो दोस्तों, अगर आप 5 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो आपका जितना भी इंटरेस्ट मिला है आपको, उस पर आपको टैक्स देना होगा। और स्क्रीनशॉट के अनुसार आपको जो है जो वो टैक्स आपकी बनेगी, दैट विल बी टैक्स्ड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो अभी ये तो हो गया आपका कंट्रीब्यूशन और आपके कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाला इंटरेस्ट। अभी हम समझते हैं कि आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उस कंट्रीब्यूशन पे मिलने वाले इंटरेस्ट को टैक्स कैसे किया जाएगा। लेट अस लुक एट दिस स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों सिंपल है, इसे हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। आपके एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट को कंप्लीटली टैक्स किया जाएगा। अब यहां पर आपके पास ऑप्शन होता है, जब आप विड्रॉल करते हो 5 साल से पहले, अगर आप अपना पैन कार्ड फर्निश करते हो तो विड्रॉल के समय पे 10% जो है टीडीएस काट दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने अपना पैन कार्ड फर्निश नहीं किया विड्रॉल के समय, तो आपका जो टीडीएस है वो बनेगा 30%। तो अगर आप 5 साल से पहले विड्रॉ करते भी हो तो प्लीज़ इस बात का ख्याल कीजिए कि आप अपना पैन कार्ड फर्निश करते हो, वरना आपका टीडीएस ज़्यादा कटेगा। ऑफ कोर्स अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी कम है इंटरेस्ट को टैक्स होने के बाद भी, तो आप फॉर्म 15H या 15G भर के जो है उस टीडीएस को भी आप अवॉइड कर सकते हो। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट अस लुक एट द नेक्स्ट स्क्रीनशॉट, जहां पर हम समझेंगे कि ईपीएफ को विड्रॉ किन कंडीशंस में किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इस स्क्रीनशॉट को समझे उससे पहले, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की हायर एजुकेशन, वेकेशंस पर जाना, कार खरीदना, घर खरीदना, अगर आप अपने गोल्स प्लान करना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको महंगाई बढ़ने के कारण कितने पैसे चाहिए होंगे और आपको अभी से क्या करना होगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो स्क्रीन पर आए हुए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। तो दोस्तों अब हाल ही में एक नया रूल आया है, कोविड के समय पे इस रूल को इंट्रोड्यूस किया गया था। लेट अस लुक एट दिस स्क्रीनशॉट, जहां पर अगर आप 1 महीने तक अनएम्प्लॉयड रहते हैं तो आप अपनी ईपीएफ का 75% ऑफ द अमाउंट जो अक्यूमुलेट हुआ है, तो बेसिकली इसमें एक कैच है कि आपके 3 महीने की बेसिक सैलरी प्लस डीए, वो या तो फिर 75% ऑफ द अक्यूमुलेटेड अमाउंट, इन दोनों में से जो भी कम है वो आप विड्रॉ कर सकते हो 1 महीने के अनएम्प्लॉयमेंट पे। लेकिन अगर आप 2 महीने तक अनएम्प्लॉयड है तो इस केस में आप अपने ईपीएफ का 100% अमाउंट जो अक्यूमुलेट हुआ है वो आप विड्रॉ कर सकते हो। ऑफ कोर्स अगर आप 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस से पहले कर रहे हैं तो जो हमने टैक्सेशन डिस्कस किया उस हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। सो लेट अस लुक एट फ्यू अदर कंडीशंस जहां पे आप ईपीएफ का विड्रॉल कर सकते हैं। लेट अस लुक एट दिस स्क्रीनशॉट। सबसे पहले तो अगर आप हाउसिंग लोन फॉर कंस्ट्रक्शन अगर आप ले रहे हो, घर वर बना रहे हो, और अगर आपने मिनिमम 60 मंथ्स का अगर आपने सर्विस कंप्लीट किया है तो देखिए आपकी विड्रॉल लिमिट बनती है 36 मंथ्स ऑफ बेसिक प्लस डीए, या विड्रॉ कर सकते हो। फिर अगर हम मैरिज की बात करें तो अगेन आपने अगर मिनिमम 84 मंथ्स की सर्विस कंप्लीट की है तो आप 50% ऑफ द अक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ विड्रॉ कर सकते हो। फिर अगर आप रिटायरमेंट के 1 साल पहले, यानी अगर आप 54 ईयर्स के हो और अगर आपकी रिटायरमेंट 55 है तो आप 90% जो है अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। और अगर कुछ और मेडिकल एक्सपेंडिचर्स है और अगर आप प्रूफ सबमिट कर सकते हो तो आप जो है इसके लिए आपको कोई मिनिमम सर्विस की ज़रूरत नहीं होती है, आप जो है 6 मंथ्स की बेसिक सैलरी के जितना जो आपका ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ विड्रॉल की और कंडीशंस जो 75% और 25% के अलावा जो हमने डिस्कस की बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अभी हम बात करते हैं वीपीएफ क्या होता है दोस्तों। अब मैं आपको वीपीएफ को समझाऊं उससे पहले दोस्तों, ईपीएफ एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है।
अगर आप ईपीएफ को सही से यूटिलाइज करते हैं तो आपको 8.5% का आज के डेट में गारंटीड रिटर्न कोई नहीं दे रहा है, वो भी टैक्स फ्री। तो अगर आप सही से इसको इस्तेमाल करते हो तो ये आपके लिए एक रिटायरमेंट का बहुत बड़ा कॉर्पस इकट्ठा करने में आपके काम आ सकता है ये इंस्ट्रूमेंट। तो मेरे हिसाब से जब आप जॉब चेंज करते हो तो आपको अपने ईपीएफ का जो अमाउंट है वो विड्रॉ नहीं करना चाहिए और आपको अपने नए एम्प्लॉयर के साथ आपके ईपीएफ को ट्रांसफर करना चाहिए। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट इज वीपीएफ। तो अभी देखिए दोस्तों, वीपीएफ स्टैंड्स फॉर वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन। जब मान लीजिए, आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं कि पिछले साल बजट में वीपीएफ को लेकर एक जो है टैक्सेशन को लागू किया गया था। क्यों किया गया था दोस्तों? जो बहुत ही ज़्यादा हाई ब्रैकेट में आते थे, ज़्यादा सैलरी वाले लोग थे जिनकी सैलरी महीने की 4 लाख 5 लाख थी, वो क्या करते थे, वो बड़ा ही स्मार्टली अपने सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वीपीएफ में, यानी वॉलंटरीली जब आप ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करते हो तो वो वीपीएफ की तरफ जो है डाल देते थे। अब इससे होता क्या था, पहले इस पर कोई सीलिंग या कोई लिमिट नहीं थी कि आप कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हो वीपीएफ की तरफ। तो जितना भी उनका कंट्रीब्यूशन होता था, एक बड़ा चंक ऑफ मनी, उस पर उन्हें कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता था। उस पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर उन्हें कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता था। लेकिन पिछले साल बजट में इस पर एक छोटा सा अमेंडमेंट किया गया कि अगर आपका एनुअल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ईपीएफ, सिर्फ आपका कंट्रीब्यूशन, इसमें आपके एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तो सिर्फ आपका कंट्रीब्यूशन अगर 2.5 लाख के ऊपर है टुवर्ड्स ईपीएफ विच इज इंक्लूडिंग द वीपीएफ, तो 2.5 लाख के ऊपर वाले अमाउंट पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उस पर जो है आपको टैक्स देना होगा। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से ये बहुत ही फायदे का सौदा है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपकी सैलरी में से आप कुछ और भी सेविंग्स कर सकते हो, अपनी प्लान बनवा कर आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, बहुत सारी जगहों पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ बचत होती है और उसे अगर आप वीपीएफ की तरफ डाइवर्ट कर सकते हो तो आपको डाइवर्ट ज़रूर करना चाहिए। ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है आपके रिटायरमेंट के लिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैं आपके ईपीएफ को लेकर जो कुछ सवाल थे आपके मन में कि इसका कंट्रीब्यूशन कैसे होता है, इसके विड्रॉल पर हमें टैक्स कैसे देना होता है, इस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, क्या लॉन्ग टर्म में ईपीएफ हमारे लिए एक रिटायरमेंट के लिए बहुत बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर सकता है, इन सब सवालों का जवाब आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको इस वीडियो से कुछ सीखने ज़रूर मिला, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। इसके अलावा अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स कैसे अचीव कर सकते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो अपने स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर और अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान आप मुझसे बनवा सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपने बहुत कुछ एंजॉय किया और आपकी लाइफ में मैं थोड़ी बहुत जो है वैल्यू ऐड कर पाया। और अगर आप चाहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम हर संडे और वेडनेसडे को वीडियो अपलोड करते हैं और वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर, अगर आप सब्सक्राइब हैं तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।